नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू हंट सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के वो सवाल जो प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए थे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये 6 से 7 सवाल जो 2024 में पूछे गए थे वो इंटरलिंक और रिवर्स इंजीनियर करके हम सॉल्व कर सकते हैं 80 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करना और एनालाइज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारा सिलेबस। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि हमारे सारे सोर्सेस फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज नहीं पढ़ने होते, सिर्फ उतने ही टॉपिक्स कवर करने हैं और उतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर देखा है कि पीवाईक्यूज या उनके ऑप्शंस वैसे के वैसे रिपीट होते हैं। वो या तो हमें आंसर के तौर पर हेल्प करते हैं या फिर एलिमिनेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम की कोर डिमांड समझना। यूपीएससी एक फिक्स्ड ब्रैकेट के बाहर ज्यादा सवाल नहीं पूछते, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट दो चीजें। ऐसा क्यों होता है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर सॉल्व करने के बाद भी हमारा स्कोर यूपीएससी की प्रीलिम्स में अच्छा नहीं आता? उसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यूपीएससी एग्जाम की लैंग्वेज और यूपीएससी एग्जाम में यूज किए गए एलिमिनेशन टेक्निक्स। ये टेक्निक्स कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे समझने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और ये टेक्निक्स हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में इसलिए यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़े, उनकी लैंग्वेज समझे, उनके पैटर्न्स को समझिए, जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के हिंट्स मिलते हैं। तो जब हमने इतने टॉपर्स, मेंटर्स, टीचर्स से सुना है कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि पीवाईक्यू जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड रिसोर्स को हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। सबसे पहली गलती है पीवाईक्यू का कोई वीडियो देख लेना और उस वीडियो के सॉल्यूशंस को सुनना, और ना कि खुद सॉल्व करना। जितनी डेंजरस गलती ये है उतनी ही डेंजरस ये दूसरी गलती है कि पीवाईक्यू को बस सॉल्व करना, सॉल्यूशन पढ़ना और आगे बढ़ना। पीवाईक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ। हम पीवाईक्यूज को एक स्ट्रेट लाइन अप्रोच में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट का कोई सवाल आता है जो हिस्ट्री से लिंक्ड है, तो हम सिर्फ इन दोनों के ही लिंकेजेस को स्टडी करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यही सवाल किसी और सब्जेक्ट से कैसे लिंक हो सकता है या किसी और टॉपिक में कैसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और मिस्टेक है पीवाईक्यूज के नोट्स ना बनाना। इससे प्रॉब्लम होती है रिवीजन की, कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो रिपीटेबिलिटी वाला फैक्टर है उसका एडवांटेज हम नहीं ले पाते। इस वीडियो का मेन पर्पस है इस गलती को सुधारना। हम पीवाईक्यूज को सिर्फ एक ही अप्रोच में देखते हैं। हमें लगता है कि या तो वो सवाल वैसे के वैसे रिपीट होगा, तो उसका कोई ऑप्शन रिपीट होगा। इसे मैं कहता हूं स्टेज 1 लेवल ऑफ एनालिसिस। हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा सवाल मेजर थीम पे रिपीट हो रहा है, कौन सा किसी कीवर्ड पे रिपीट हो रहा है, और कौन सा बस उस साल के करंट अफेयर्स की वजह से रेलेवेंट है। तो इस वीडियो में मैंने पीवाईक्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जिसके ऑप्शंस या जो सवाल डायरेक्ट वैसे के वैसे कॉपी पेस्टेड है। दूसरे वो जिसमें मेजर थीम्स रिपीटेड है, ऑप्शंस इंटरलिंक्ड है तो सही, पर जो डायरेक्टली रिपीट नहीं होते। और थर्ड है कीवर्ड एनालिसिस। जैसे मैंने पहले कहा, हमें एक स्ट्रेट लाइन अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। पीवाईक्यूज ब्रांचेस की तरह होते हैं। कोई सवाल उस साल के करंट अफेयर्स की वजह से रेलेवेंट होगा, लेकिन बाद में वही सवाल हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, आईआर में पूछा जा सकता है, और इनके ऑप्शंस भी इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। तो ये ब्रांचेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन ब्रांचेस को समझने का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप हिस्ट्री जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छी तरह याद कर सकते हो। आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करके आइसोलेशन में एक एक सवाल देखोगे तो आप उनके ऑप्शंस, आंसर्स या टॉपिक्स भूल जाओगे। लेकिन जब आप इन दोनों को लिंक करते जाओगे तब आपको सारी चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेगा। तो आते हैं 2024 के पहले सवाल पर। हमें आर्कियोलॉजिकल साइट, उनका लोकेशन और डिस्क्रिप्शन को मैच करना है।
अब देखिए चंद्रकेतुगढ़ का ऑप्शन डायरेक्टली लिंक्ड है 2021 के इस क्वेश्चन में, जहां चंद्रकेतुगढ़ इज वेल नोन फॉर टेराकोटा आर्ट, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको दो चीजें पता चलेगी। पहले कि चंद्रकेतुगढ़ इज नॉट इन ओडिशा, इट इज इन वेस्ट बंगाल, तो ये ऑप्शन तो गया। ये इनाम गांव जो है वो एनसीईआरटी में आपको मैप पे मार्क किया हुआ मिलेगा, जो महाराष्ट्र में है, विच इज करेक्ट। तो ये हुआ हमारा प्रिलिमिनरी एनालिसिस, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज पे अब हम देखेंगे कि हम इससे और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जब आप रिवर्स इंजीनियर करेंगे किसी भी सवाल को, सेकेंड थिंग वील सी इज द कीवर्ड एनालिसिस। इसमें रॉक कट श्राइन्स पूछा गया है, जो इस सवाल में भी है। अगर आपने 2021 का ये सवाल सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि बुरजा होम इज इन कश्मीर, गणेश्वर इज लोकेटेड नियर खेतरी माइंस which are copper mines. And third thing, that Sahilundam is not famous for rock cut cave shrines. ये बुद्धिस्ट स्तूपा के लिए फेमस साइट है, जिसके लिंकेजेस आगे भी आने वाले हैं। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये डायरेक्ट लिंक समझना जरूरी था। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट लेवल एनालिसिस में हमने देखा डायरेक्ट रिलेशन, और सेकेंड लेवल एनालिसिस में हमने देखा कि कौन से कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अब इनका स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर पे इसके पहले कौन से सवाल पूछे गए थे वो देखते हैं। ये देखिए 2022 का ये सवाल, अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स। अब इस क्वेश्चन में धौली जो ओडिशा में है उसका डायरेक्ट रिलेशन आपको मिलेगा, जहां रॉक कट एलिफेंट एट धौली का रेफरेंस है। वैसे ही अजंता और महाबलीपुरम भी इन रॉक कट मॉन्यूमेंट्स में आता है, जिस महाबलीपुरम का रेफरेंस यहां भी मिलता है। वैसे ही वराह इमेज एट उदयगिरी ऑल्सो हैज अ रेफरेंस वेर वराह अवतार इज क्लेम टू बी इन माउंट अबू। और इसी सवाल में आपको फिर से महाबलीपुरम और अजंता का रेफरेंस मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे को इंटरलिंक्ड है। आपको इन इंटरलिंकेजेस के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल समझने इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल पढ़ते वक्त मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने स्किप किए हो। कलसी इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। कलसी उत्तराखंड में आता है, एंड कलसी इज फेमस बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन नॉर्थ इंडिया विच हैज एन अशोका एडिक्ट। वैसे ही इस सवाल में जहां बादामी केव्स, बराबर केव्स पूछे गए थे, वहां आपने पढ़ा होगा कि ये एम्परर चंद्रगुप्त ने नहीं, एम्परर अशोका ने दिए थे आजीविका सेक्ट के लिए। इस 2014 के क्वेश्चन से तो और कई थीम्स लिंक्ड है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेज ऑफ एनालिसिस पे, जहां पे हम माइनर कीवर्ड्स को देखेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। अब ट्रेडिंग पोर्ट टाउन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस थे ये देखते हैं। ये रहा 2023 का क्वेश्चन, जहां पे कोरकई, पूमपुहर, मुछरी जैसे एंशियंट साउथ इंडिया के पोर्ट सिटीज के बारे में पूछा गया था। वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी के पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था 2020 में, और इससे डायरेक्टली लिंक्ड है 1999 का ये क्वेश्चन, जहां गुप्ता पीरियड का पोर्ट पूछा गया था। तो अब देखिए कैसे ये 2024 का एक सवाल 9 दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड था, और ये 9 क्वेश्चंस भी आपस में इंटरलिंक थे एक दूसरे से। और जैसे मैंने कहा, हमें 3 स्टेजेस में ये इंटरलिंकेजेस देखने हैं। नेसेसरी नहीं है कि ये एक सवाल डायरेक्टली एक दूसरे से वैसे के वैसे लिंक्ड हो, कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल उस साल के करंट अफेयर्स की वजह से रिलेवेंट थे और जो बाद में वैसे के वैसे रिलेट ना हो। बट उस केस में हमें देखना है कि क्या वो सवाल किसी मेजर थीम से रिलेटेड है। तो आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, 2024 का ये दूसरा सवाल, जिसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा गया था। अब फर्स्ट स्टेज एनालिसिस में हमें दिखता है कि ये एक थीम है जो यूपीएससी में रिपीट होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2005, 2008, 2009 और 2024 में 2 बार पूछे गए हैं। तो ये पता चलता है कि उस साल के करंट अफेयर्स में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हमें इंपॉर्टेंस देना है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज एनालिसिस पे। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में रिपीटेबिलिटी है। तो मुझे नजर आता है चाहू डांस और गरबा डांस। तो गरबा से रिलेटेड पहले कोई सवाल पूछे गए हैं क्या वो देखते हैं। अब हमारा कीवर्ड है गरबा, जो पूछा गया था 2014 में, और दूसरा कीवर्ड है डांस, जो पूछे गए थे 13, 12 और 1997 में।
कि जैसे गरबा 2024 में पूछा गया, वैसे ही मोहिनी अट्टम 1997 में पूछा गया था, वैसे ही भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये 97 के बाद डायरेक्टली लिंक 2012 के इस क्वेश्चन से। फिर आते हैं रीजनल डांसेस पे, जहां पे मणिपुरी संकीर्तना, मणिपुरी डांस, और 2000 में पूछा गया ये सवाल। इसमें भी आप देखेंगे कि 2008 में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी जैसे ऑप्शंस लिंक्ड है। रीजनल डांसेस में आपको और सवाल भी मिलेंगे, जैसे ये 2018 का क्वेश्चन जहां पे छप्पर कुट फेस्टिवल, थांगता डांस, वैसे ही 2014 का ये सत्रिया डांस, और 1999 में पूछा गया फोक डांस पे ये सवाल। इसको एक और लेवल पे एनालाइज करें तो हमें दिखता है कि डांसर कीवर्ड पे भी काफी सवाल आ चुके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है या आपको इसके आगे अब डांसर्स के भी नाम रटने हैं। देखिए, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले कि क्या वो सवाल स्टैटिक में से आ रहा है। अगर स्टैटिक पार्ट से आ रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आपको पता है या नहीं पता है। सेकंड, क्या वो सवाल करंट अफेयर्स में से है। इसमें भी आपके पास वही 2 ऑप्शंस है कि या तो आपको पता है या नहीं पता है। और थर्ड, कि क्या वो क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड है, कि या तो आप आपके स्टैटिक और करंट के नॉलेज को यूज करके वो सॉल्व कर पाए, या आप कोई एलिमिनेशन टेक्निक, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न एनालिसिस करके फिर सॉल्व कर पाए। तो पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त भी आपको यह देखना है कि हम जबरदस्ती लिंकेजेस एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते। जहां हमें कोई कीवर्ड रिकॉग्नाइजेबल लगे, रिपीटेबल लगे, तब हम उसका यूज करेंगे, बस वो चीजें याद रखने के लिए, ताकि हमें चीजें डायरेक्टली रटनी ना पड़े। अब ये सवाल देखने के बाद आपको करंट अफेयर से डांसर, सिंगर्स रटने नहीं है। आपको बस ये देखना है कि यूपीएससी का स्कोप कहां तक जाता है। यू नेवर नो इफ दिस पैटर्न विल ऑल्सो गेट रिपीटेड। सो ऐसे सवालों को बस ध्यान से इसलिए देखना है ताकि आप प्रिपेयर्ड रह सके। 2024 का चौथा सवाल, जिसमें पूछा गया था उपनिषद के बारे में। ऐसे ही 2014 में भी सत्यमेव जयते ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, ऐसा सवाल पूछा था। तो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपने ये चारों ऑप्शंस पढ़े होने चाहिए और इनका एनालिसिस किया होना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो ये सवाल लॉजिक से भी सॉल्व होने लायक था, क्योंकि इसमें एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दैट देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। पैराबल का मतलब होता है इलस्ट्रेटिव स्टोरीज। अब उपनिषद्स इन देमसेल्व्स आर नथिंग बट स्टोरीज। तो ये कहना कि देयर आर नो पैराबल्स इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट कि उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, ये आपके स्टैटिक का पार्ट है। सो ये सवाल इजीली सॉल्वेबल था। अब इसी सवाल का सेकंड लेवल एनालिसिस है इसके मेजर थीम को समझना। उपनिषद्स का अंडरलाइंग थीम है एंशिएंट लिटरेचर। तो अब देखते हैं कि इस पे कौन से सवाल पूछे गए थे। 2024 में ही पूछा गया था कि विच ऑफ दीज वर्क्स इज एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भास। तो अब इनमें से 2 प्लेज, नाट्यशास्त्र और महाभाष्य, एनसीईआरटी का स्टैटिक पार्ट है, जहां हमें पता है कि नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने और महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो ये या ये सवाल 50-50 के रिस्क से सॉल्व हो जाता। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसे ही रिवर्स लिंकेजेस हमें कहां मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं 1997 के इस सवाल से, जहां मिलिंद पन्हा के बारे में पूछा गया था, जहां हमें पता है कि वो नागा सेना ने लिखा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन 2023 के इस सवाल में है, जहां मिलिंद पन्हा को गलत ऑप्शन से मैच किया है। वैसे ही देवी चंद्रगुप्ता इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर स्टैटिक पोर्शन, जहां इसका सही ऑप्शन विशाखा दत्ता है। वैसे ही 1998 के इस सवाल में भी ये सारे लिटरेचर हमें स्टडी करने हैं, जहां हम पढ़ेंगे कि बुद्ध चरिता वॉज रिटन बाय अश्वघोषा एंड नॉट वसुबंधु। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 2024 का सवाल इस 2016 के सवाल से भी लिंक्ड है, जिसका पहला ऑप्शन स्वप्न वासवदत्तम इज अ प्ले ऑल्सो रिटन बाय भास। तो जब हम इन लिटरेचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे तब हमें उनके राइटर्स और उनके अदर वर्क्स के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों ऑप्शंस हमारे स्टैटिक का ही पार्ट थे, जहां पे मेघदूतम इज रिटन बाय कालिदासा, रत्नावली इज रिटन बाय हर्षवर्धना एंड मालविका अग्निमित्र इज रिटन बाय कालिदास। अब आते हैं अगले थीम पे। 2024 में पूछा गया था कि विच ऑफ दीज मिडिवल रूलर्स गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, जिसका आंसर था कृष्णदेवराया।
अब ऐसे सवाल को फिर से हम 3 स्टेजेस में लिंक करेंगे। फर्स्ट स्टेज अबाउट द आंसर एंड इट्स बैकग्राउंड। तो कृष्णदेवराया लिंक होता है विजयनगर एम्पायर से। तो विजयनगर एम्पायर पे पूछे गए सारे सवालों को अब देखते हैं। 2021 में पूछा गया था कि विच ऑफ दीज एक्टिविटीज वर कैरिड आउट बाय विमेन इन विजयनगरा एम्पायर। अब ये काफी लॉजिकल सवाल था क्योंकि इनमें से किसी को भी डिनाई करना बहुत मुश्किल है। 2023 में पूछा गया था कि विच विजयनगर किंग बिल्ट अ डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर, और 2015 में पूछा गया था कि विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किसने किया। फिर आते हैं विजयनगर के आर्किटेक्चर पे, जहां पे कल्याण मंडपा, विरूपक्षा टेम्पल, विजय विठल टेम्पल, ऐसे सवाल पूछे गए थे। फिर हम आएंगे सेकेंड लेवल एनालिसिस पे। अब उस सवाल का दूसरा स्टेज एनालिसिस ये है कि ऐसे कौन से इंडियन किंग्स हैं जिन्होंने यूरोपियंस को अपने किंगडम में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने दी थी। तो इसमें रेफरेंस है डच, इंग्लिश और पोर्चुगीज का, जो 2022 में पूछा गया था। अब सेकेंड लेवल एनालिसिस में देखेंगे कि यूरोपियन फैक्ट्रीज कहां और किसके परमिशन से एस्टैब्लिश हुई थी। तो 23 में पूछा गया था कि हु सरेंडर्ड दीव टू द पोर्चुगीज इन मिडीवल गुजरात। सिमिलरली 2003 में भी पूछा गया था कि कौन से यूरोपियन पावर्स ने कहां अपने बेसेस एस्टैब्लिश किए थे। और यही सवाल फिर से 2010 में भी आया था, जहां पे इंग्लिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज फैक्ट्रीज के बारे में पूछा गया था। 2005 और 2003 में डच कॉलोनीज के बारे में पूछा गया था। 2021, 2009, 2008 और 2006 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज के बारे में पूछा गया था। अब आप ये नोटिस करिए कि ये सवाल एग्जैक्टली वैसा का वैसा रिपीट हुआ है और एग्जैक्टली अगले ही साल। तो ये वो सवाल है जो हमें आंख बंद करके मार्क्स देते हैं। अब इन 3 सब्जेक्ट्स के लास्ट सवाल पे आते हैं जो 2024 में पूछा गया था। गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। अब ये सवाल आपको स्टैटिक और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करना पॉसिबल था। नेसेसरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये सारी चीजें याद आए, बट जब अगली बार आए तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो याद रखें। तथागता का रेफरेंस आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिल जाएगा, जहां पे बुद्धा इज रिफर्ड टू एज तथागता। और शाक्य मुनि का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन आप वो लॉजिक यूज कर सकते हैं कि बुद्धा बिलोंग टू द शाक्य क्लैन, सो दिस माइट बी अ टर्म यूज टू रिफर टू बुद्धा। अब देखते हैं इसके बैकवर्ड लिंकेजेस। 2018 में पूछा गया था कि विच ऑफ दीज इज रिफर्ड टू एज द फ्यूचर बुद्धा। अब ये सवाल आपने अगर पहले सॉल्व किया है और स्टडी किया है तो आपको पता चलेगा आलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा और पद्मपानी ये सारे एक ही है। पद्मपानी बुद्धा का रेफरेंस और फोटो आपको दोनों एनसीईआरटी में मिलेगा, और वो सवाल हम लिंक करेंगे 2020 के इस सवाल में, जहां पे परिव्रजका, श्रमणा और उपासका के बारे में पूछा गया था। ये टर्म्स बुद्धिज्म से ही डायरेक्टली लिंक्ड है, जो आपके स्टैटिक नोट्स का पार्ट होना चाहिए। अब देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, कि ये सारे सवालों में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनसे आपको 2 चीजें समझनी है। कि पहला, कि क्या वो सारे टॉपिक्स आपके स्टैटिक और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आपको वो मिस नहीं करने हैं, और अगर वो नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगले प्रीलिम्स के पहले वो टॉपिक्स को आपको आपके नोट्स या आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस के साथ इंटीग्रेट करना है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछा गया था महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में पहले भी 3 सवाल आ चुके हैं। देखिए 97 में भी पद्मपानी, आलोकितेश्वरा, मैत्रेया, ये ऑप्शंस ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। महायाना बुद्धिज्म के फीचर्स पूछे गए हैं। वैसे ही अगर आप महायाना सेक्ट पढ़ते हो तो और कौन से सेक्ट्स है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये शायद मैंने आगे लिखा है, हाँ यहां देखिए, हिनाया सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इस पे आते हैं। वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज, ये जो मैत्रेय बुद्धा है इनका मॉडर्न डे डिपिक्शन इज नथिंग बट लाफिंग बुद्धा। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब 23 में पूछा गया था कि धन्यकाटका जो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर है वो कहां लोकेटेड है। अब इसका डायरेक्टली लिंक्ड सवाल है ये 2006 में पूछा गया सवाल, जहां पे करेक्टली मैच पेयर्स बताने थे। अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा जो आंध्र प्रदेश में है, इसी स्तूपा को धन्यकाटका भी कहते हैं।
तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। वैसे ही 2014 में पूछा गया था कि इनमें से कौन से किंगडम बुद्धा के लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। वैसे ही 2005 में पूछा गया था कि इनमें से कौन से लोग गौतम बुद्धा के कंटेम्परेरीज है। जैसे हमने पहले महायाना सेक्ट देखा था, वैसे ही हिनाया सेक्ट पर भी सवाल आए हैं और बुद्धा के लाइफ का ये एक और सवाल। फिर हम देखेंगे कि बुद्धिज्म के ग्रोथ, स्प्रेड और डिक्लाइन पे कौन से सवाल आए हैं। 2010 में आया था बुद्धिज्म के डिक्लाइन पे सवाल। 2006 में पूछा गया था कि कौन बुद्धिज्म के अगेंस्ट था और कौन बुद्धिज्म के पेट्रन्स थे। वैसे ही 1998 में पूछा गया था कि क्यों ग्रीक्स, कुशानाज और शकाज बुद्धिज्म को प्रेफर करते थे हिंदुइज्म के ऊपर। फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे निर्वाणा, पवराना और बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जो ऐसे ही पहले के सवालों से लिंक होते हैं। अब आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। 2024 में संघभुत्ति पे सवाल पूछा गया था। अब ये सवाल आपके बेसिक सोर्सेस में से नहीं था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर पे पहले पूछे गए सवालों को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इनमें से हम एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए। अब देखिए 23 में पूछा गया बुद्धिस्ट केव श्राइन वाला ऑप्शन। भाजा केव्स इज अ वेल नोन बुद्धिस्ट केव श्राइन। वैसे ही भूमि स्पर्श मुद्रा का मीनिंग पूछा गया था। रॉक कट केव्स में चैत्य और विहारा के डिफरेंसेस पूछे गए थे। अब देखिए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे भी डायरेक्टली सवाल कैसे लिंक होते हैं। 2002 में पूछा गया था कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें एक ऑप्शन था कि इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। अब इससे आपको दो चीजें पढ़नी है। पहले तो ये एक्चुअल में कौन सी है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, एंड सेकेंडली यू हैव टू स्टडी अबाउट द अदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन द कंट्री। दिस विल टेक यू टू टैबो मोनेस्ट्री विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये 2009 में पूछा गया था। और अब टैबो मोनेस्ट्री वैसे के वैसे रिपीट हुआ है इस ऑप्शन में। ऐसे ही बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे आगे भी सवाल है। स्तूपा पे क्वेश्चन आया था 2023 में। अब जैसे हमने धन्यकाटका के क्वेश्चन में देखा था, अमरावती बुद्ध स्तूपा 2006 में पूछा गया था। 1998 में पूछे गए थे। ये सारी जगहें जो बुद्धा के लाइफ से क्लोजली रिलेटेड है। और 2014 का ये सवाल जहां पे अजंता महापरिनिर्वाणा के बारे में पूछा गया था। 2012 का ये क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट जेरोक्स कॉपी ऑफ 1996 क्वेश्चन, जहां पे वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन छापा है। तो आज हमने देखा कि 2024 में पूछे गए एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर टॉपिक के 6 से 7 सवालों को कैसे हमने इंटरलिंक करके 80 to 85 पीवाईक्यूज कवर किए। इतना ही नहीं, हमने स्टैटिक के मेजर टॉपिक्स भी इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू कवर किए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, एंशिएंट पोर्ट्स, यूनेस्को साइट्स, डांस फॉर्म, एंशिएंट लिटरेचर, विजयनगर एम्पायर, यूरोपियन फैक्ट्रीज और सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, मैंने इस वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड किए और ना ही आपको कोई एलिमिनेशन ट्रिक्स या टिप्स सिखाए हैं। इस वीडियो का सोल पर्पस इतना ही है कि आपको क्वेश्चंस को इंटरलिंक कैसे करना है और टॉपिक्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी है। ये वीडियो आपको एक रेफरेंस की तरह यूज करना है कि ये सवाल इंटरलिंक किए कैसे जाते हैं, इन्हें पढ़ना कैसे है, और वो सारी चीजें आपको खुद करनी है। अभी यहाँ तक छोड़ दिया तो वहां तक भी छोड़ देना भाई। हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा। देखिए, मेंटर का काम होता है राह दिखाना, उस पे आपके साथ चलना नहीं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आपको ये सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू मेक नोट्स आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम 2024 प्रीलिम्स में पूछे गए बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे, ऐसे ही इंटरलिंकिंग से। थैंक यू, सी यू सून।